नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, फटाफट लाइव जुड़ जाएं। आज के अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं और उम्मीद है कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी। प्यारे बच्चों, दिवाली के बाद हम लोग पहली बार मुखातिब हो रहे हैं और आगे जो है छठ का त्यौहार भी है और छठ की मान्यता बहुत है। ख़ास तौर से इधर हमारे जो भोजपुरी के क्षेत्रवासी हैं तो उन सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में देता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था संयुक्ताक्षर वर्णों पर। संयुक्ताक्षर वर्ण के अंतर्गत हमने द्वितीय व्यंजन पर चर्चा किया था और वहीं पर ये बातें किया था संयुक्त व्यंजनों पर। उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम कुछ रूढ़ बातों पर बातें करेंगे, जो है उसके बाद कुछ नए शब्दों पर भी चर्चा करेंगे बच्चों। तो देखो, हिंदी में अतिरिक्त वर्णों पर आएँ, लेकिन उससे पहले बच्चों एक प्रश्न आ जाता है कि अनुतान क्या है, संगम क्या है, बलाघात, स्वराघात से लेकर के प्रश्न आता है। तो पहले हम बलाघात एवं स्वराघात पर चर्चा करेंगे। बलाघात एवं स्वराघात। वास्तव में बच्चों, बलाघात एवं स्वराघात का अगर हम अर्थ समझने का प्रयास करें तो बलाघात मीन्स होता है जहाँ पर बल दिया जाए। बलाघात जो होता है ये शब्द मूलक होता है बच्चे। कैसा होता है? शब्द मूलक होता है, जबकि स्वराघात जो होता है ये वाक्य मूलक होता है। प्यारे बच्चों, कैसा होता है? वाक्य मूलक होता है। तो बच्चे एक बात समझना है, शब्द मूलक एवं वाक्य मूलक की बात की जाती है। बलाघात शब्द मूलक होता है और स्वराघात जो होता है बच्चों ये वाक्य मूलक होता है। जहाँ जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण की अगर बातें किया, फॉर एग्जाम्पल के तहत पर आप ऐसे समझ जाओ, जैसे आपसे कहा जाए कि माता जी रामायण पढ़ती हैं। माता जी रामायण पढ़ती हैं। माता जी रामायण पढ़ती हैं या माता जी पढ़ती हैं, यानी अगर आप पूरा का पूरा वाक्य पढ़ोगे बच्चे, जैसे मैं ये पूरा वाक्य पढ़ूँ, माता जी रामायण पढ़ती हैं, तो इससे एक ये आशय निकलता है। इससे एक आशय क्या निकलता है कि माता जी कुछ ना कुछ पढ़ती हैं, यानी इसका अर्थ ये निकलता है कि कुछ ना कुछ पढ़ती हैं। आशय निकलता है बच्चों कि कुछ ना कुछ पढ़ती हैं। लेकिन कल को आपसे यही सेम वाक्य माता जी रामायण पढ़ती हैं, अगर मैं सेम वाक्य को ही बच्चों ऐसा लिख दूं कि माता जी रामायण पढ़ती हैं और यहाँ पर मैं बल दे दूं रामायण पर, मैं क्या कर दूं? माता जी रामायण पढ़ती हैं, यानी बच्चे जैसे ही हमने किसी शब्द पर बल दे दिया कि अब इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ पढ़ती हैं। यहाँ विशेष यही नहीं था कि माता जी रामायण पढ़ती हैं, कुछ भी पढ़ती हैं, ये कहने का आशय था। लेकिन माता जी रामायण पढ़ती हैं, जैसे रामायण पर बल दिया बच्चों, तो इसका मतलब हो गया कि माता जी रामायण ही पढ़ती हैं। रामायण ही पढ़ती हैं और कुछ नहीं, और दूसरा नहीं, दूसरा कुछ नहीं। यानी बच्चों बल देने से अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। तो यही बलाघात एवं स्वराघात पूरी की पूरी प्रक्रिया, यानी जहां बल के द्वारा किसी शब्द विशेष पर बल दे दिया जाए तो वह बलाघात, पूरे वाक्य पढ़ने के बाद जहां अर्थ स्पष्ट हो वह बच्चों स्वराघात होता है। इनका प्रयोग आप वास्तव में समझ पाओगे तब ज़्यादा अच्छे से। आगे पढ़ोगे जब विराम चिन्ह प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर ये ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे मैं एक उदाहरण अगर आप बच्चों से लिखूं, कल को आपके पेपर में आ जाए, वाक्य शुद्धि में भी आ जाता है। एक चोर मान लो चोरी करके भागा गाड़ी से, और पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस ने दूसरे ट्रैफिक पुलिस चौराहे के पास फ़ोन किया और कहा कि रोको मत जाने दो। देखना बहुत ध्यान से, रोको मत जाने दो, एक वाक्य प्रयोग किया गया, रोको मत जाने दो। अब बच्चे ध्यान दो, रोको मत जाने दो ये वाक्य लिख देने से क्या स्पष्ट होगा? रोको मत जाने दो, यही सेम वाक्य बच्चों, जैसे मैं कहूँ रोको, अब मैंने फ़ोन किया रोको,
मत जाने दो, यानी उसको रोक लेना है, जाने नहीं देना है। फिर मैं दूसरे वाक्य में यही सेम वाक्य बोल रहा हूँ, केवल भाव बदलेगा बच्चों। जैसे मैं कहूँ रोको मत, मैं क्या कर रहा हूँ, रोको मत, जाने दो, यानी रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। क्या करना है बच्चों, जाने देना है। तो देखो दो स्थिति बन रही, क्या, पहली स्थिति रोक लेना है यानी जाने नहीं देना है, दूसरी स्थिति ये बन रही कि रोकना नहीं है, जाने देना है। लेकिन ये बात से रोको मत जाने दो से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए वाक्य क्या होगा बच्चों, गलत होगा, अशुद्ध होगा। यानी यहाँ पर अब ध्यान दो, अब अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमने क्या किया, कामा अल्प विराम लगा दिया, रोको मत जाने दो, मत जाने दो, यानी अब इसका अर्थ हो गया कि रोकना ही है, जाने नहीं देना है, यानी रोकना है, जाने नहीं देना है। फिर आपने क्या देखा कि इसी वाक्य को लिख दिया बच्चे, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यानी अब क्या कह रहा है कि उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। तो देखो शब्द से जो अर्थ बदल जाए, शब्द से ही रोको, बस अकेले रोको से ही आप ये स्पष्ट हो गया कि रोकना है, जाने नहीं देना। रोको मत जाने दो, रोको मत, यानी बच्चे शब्द की बात है, जहाँ शब्द के ऊपर बल दे देगा वहाँ बल हो जाएगा आपका। और जहाँ पूरे शब्द को पढ़ने के बाद अर्थ समझ में आए, जैसे कोई व्यक्ति आए आपसे पूछे कि पिताजी हैं क्या, और लड़का कलाकार हो, खतरनाक हो, पूछे क्या, पिताजी घर में हैं, और उसके बाद बोले नहीं, तो कहना वही कह देता, पहले ही कह देता नहीं, तो इतनी बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो शब्द मूलक हो गया। लेकिन जैसे पूरा पढ़ के उसके बाद बोल रहा है नहीं, तो जब पूरा वाक्य हो गया तब समझ में आया। तो यही है बच्चों शब्द मूलक और आपका वाक्य मूलक, यानी स्वराघात और बलाघात की बात किया जाए तो ये चीज़ें होती है। सामान्यतया दोनों अर्थ मूलक ही होते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देना, ये दोनों ही अर्थ प्रक्रिया में सहायक होते हैं, दोनों अर्थ मूलक होते हैं, दोनों अर्थ मूलक होते हैं, अर्थ मूलक होते हैं, दोनों अर्थ मूलक होते हैं, यानी बच्चे दोनों का प्रयोग जो होता है वो अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही होता है। इस बात को आप जानते रहिए, किसके लिए होता है प्यारे बच्चों, दोनों का प्रयोग अर्थ की स्थिति में ही होता है। बातें क्लियर है। अच्छा, बलाघात एवं स्वराघात की बातें कर लिया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आता है अनुतान। कई बार आपने देखा होगा विद्यार्थियों कि अनुतान पूछा जाता है कि अनुतान क्या है। तो देखो अनुतान को समझने के लिए अनु प्लस तान को समझना पड़ेगा। अनु मीन्स होता है बच्चे पीछे पीछे, ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक दिख रहा है आपको अनु और एक दिख रहा है आपको तान। अनु का मीन्स होता है बच्चे पीछे पीछे और तान का मीन्स होता है राग मिलाने वाला, तो पीछे पीछे राग देने वाला वही अनुतान कहलाता है बच्चों। आपने देखा होगा कि जो संगीतज्ञ होते हैं रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल में कहते हैं सा रे गा मा, उसे हमारा गला अच्छा नहीं इसलिए हंसना मत। तो अब बच्चे ध्यान दो, सा क्या बड़ी तेजी से चिल्लाता है, आता नहीं किसी किसी को तब वो चिल्लाता है, ईशा चिल्लाता है, इसे बहुत बड़ा कलाकार हूँ, सा लगाए पड़ा है सा। तो ये स्थिति जो मुंह पूरा पूरा बच्चे क्या होता है फाड़ देते हैं। अनुतान की स्थिति में दो स्थिति और हो जाता है, एक होती है आरोह और एक होता है अवरोह। आरोह का मतलब बच्चे ध्वनि को देना, उच्च उठता क्रम, अवरोह का मतलब घटता। जैसे आपने देखा होगा गाना की बात करते हैं, गाना गाते समय आपने संगीतज्ञ देखा होगा, जैसे तीन रंग का बना तिरंगा, तीन सरस्वती जमुना गंगा, तीन विधि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, धन्य यह देश है, ये भारत देश है, जन्मे जहाँ श्री रामचंद्र रावण को मार गिराए, गोकुल में घन श्याम कंस का सारा मान मिटाए, खेतों में फैली हरियाली, कोयल कूके आम की डारी, भोरा सुनाए संदेश रे, धन्य यह देश है, ये भारत देश है। खास तौर से बच्चों अगर हम अनुतान की बात करें
तो संस्कृत में ज़्यादा होता है। वैदिक मंत्रों को, लौकिक मंत्रों को पढ़ते समय आपने देखा होगा कि पंडित जी कभी मंत्र पढ़ते समय ओम गणानान्त्वा गणपति गंग हवा, कभी आवाज़ ऊंची होती है, कभी नीचे हो जाती है, जिसको आप जब बाह्य प्रयत्न पढ़ते हो जो है वर्णमाला के अंतर्गत, तो वहाँ पर आप पढ़ते हो अनुदात्त उदात्त स्वरित की बात जो की जाती है, तो वही यहाँ पर बच्चे हिंदी में अनुतान के रूप में प्रयुक्त होती है। बातें क्लियर है क्या? तो अब बच्चों अनुतान में दो स्थिति बन रही है, आरोह और अवरोह। ये पूरी की पूरी स्थिति, आरोह और अवरोह की जो स्थिति होती है, यही बच्चे क्या कहलाती है? अनुतान कहलाता है। सीधा आरोह क्या है, अवरोह क्या है और बच्चे अनुतान क्या है, यहाँ से सीधे एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो यहाँ से एक दो बिंदुओं को और लिखेंगे। क्या? एक तो आप समझेंगे कि आरोह क्या है, आरोह मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और दूसरा होता है बच्चों अवरोह। अवरोह का मीन्स होता है घटते हुए क्रम में। प्यारे विद्यार्थियों जानना, आरोह और अवरोह की स्थिति में, आरोह और अवरोह बढ़ता क्रम घटता क्रम, तो बच्चे क्या होता है? ध्वनियों का उठना, ध्वनियों का उठना, ध्वनियों का ऊंचा उठना, ध्वनियों का ऊपर उठना, ध्वनियों का एक तरीके से ऊपर उठना का मतलब ऐसा नहीं कि ध्वनि उठती है, आवाज का तेज होना, ध्वनियों का तेज होना, आरोह और ध्वनियों का नीचा होना, ध्वनियों का कम होना। आरोह और अवरोह की जो स्थिति होती है, आरोह और अवरोह की स्थिति, आरोह व अवरोह, आरोह व अवरोह की प्रक्रिया जो होती बच्चे, प्रक्रिया अनुतान कहलाती है। आरोह व अवरोह की प्रक्रिया जो हो बच्चे, यही अनुतान कहलाती है। क्या कहलाती बच्चे? अनुतान कहलाती है। तो यहाँ पर आप बच्चे अनुतान भी समझ चुके होंगे। तो देखो, अनुतान के बाद आता है अगला पॉइंट, संगम। संगम का मतलब होता है सम प्लस गम मिलकर बना बच्चों संगम। जो समान रूप से आगे बढ़े वही बच्चों क्या होता है? संगम। प्रयागराज की पावन धरती से आपके बीच में क्लास हो रही है। प्रयागराज संगम तीर्थों का राजा कहा जाता है। गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु मंदाकिन्यास्ति यदि वारी सर्व पाप हरम शुभम तदिदम कल्पितम देवम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। स्नान करने मात्र से, और गंगे के तो कहा जाता है गंगे तो दर्शनात् मुक्ति से, जहाँ जो है मुक्ति मिल जाती है बच्चों, तो वही संगम की धरा। संगम में यहाँ पर हम सामान्यतः जानते हैं जहाँ तीन नदियों, तीन बेड़ियों का समाहार हो रहा है। उसी तरीके से बच्चे जब हम भाषा में संगम की बात करते हैं तो संगम का मीन्स हुआ बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, सामान्यतः आप देखते हो उच्चारण तो एक जैसा होता है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों उनके उच्चारण के बीच में कुछ ना कुछ सामान्य सा अंतर होता है। अगर उच्चारण आप दूसरी भांति कर दोगे अर्थ दूसरा हो जाएगा। यही क्या होता है? संगम वाले शब्द कहलाते हैं। बात समझ पाए क्या? एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दो, एक बार थंब का निशान दो बच्चे, वीडियो को लाइक फटाफट कर दो प्यारे विद्यार्थियों। बातें क्लियर हैं क्या? जरा देखो तो सही। देखो, संगम की बात कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण की बात करूं, जैसे ऐसे समझ जाओ बच्चे, आपसे कहा जाए पी लिया। अब बच्चे इस पी लिया शब्द को समझना। अब इसी में अगर मैं ऐसे कह दूं पी लिया, एक कह दूं बच्चों पी लिया, पी लिया यानी यहां पर क्या हो गया? क्रिया के रूप। पी लिया यानी पीने की बात कर रहे हैं कि पी लिया। और बच्चे अगर आपसे यहीं पर कहा दिया जाए पी लिया, अब बच्चे यहाँ पर पी लिया कह दिया जाए तो पी लिया क्या होता है? एक प्रकार का रोग है, डिसीजेज है, यानी बीमारी है बच्चे। यहाँ पर बीमारी के रूप में आया और यहाँ पीने के रूप में आ रहा है। तो पी लिया शब्द देख रहे हो, वही शब्द है, थोड़ा सा स्पेस देने मात्र से। अच्छा, और भी शब्दों की बात कर ले। जैसे मान लो आपसे कल को बात कर लिया जाए जुलूस। जुलूस के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं बच्चे। एक जुलूस,
और एक जुलूस। और इसी में आप बच्चे जुलूस ऐसे ही लिखे, आप ऐसे भी लिखते हो जुलूस, तो अर्थ बदलता रहता है। एक में जैसे जुलूस मुसलमानों का त्यौहार होता है, मजमा जो निकलता है उसके लिए भी जुलूस की बात करते हैं। पंजाबियों में जुलूस की बात किया जाता है बच्चों ना। तो ये मजमा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे मुस्लिम भाई बहन हों या पंजाबी में आप अगर जानते हो, पंजाब के जो हमारे भाई बहन हैं वो जो होती है उनकी जो भाषा होती है उनमें जो है कहते हैं आज जुलूस निकला है। या एक जुलूस तो ऐसा भी कह सकते हो कारवा। अभी जैसे कि किसान आंदोलन को लेकर के विगत वर्षों में जैसे कि आंदोलन हो रहा था तो कहते थे आज इनका जुलूस निकला है, किसानों का जुलूस निकला हुआ है। तो एक जुलूस का मतलब बच्चे आंदोलन से भी है और एक जुलूस का मतलब त्यौहार से भी है बच्चे। तो देख रहे हो अर्थ बदल जा रहा है। अच्छा, और भी मैं बहुत सारे ऐसे शब्दों को लिख सकता हूँ, जैसे कहा जाए जलसा, ऐसे समझ जाओ जलसा। अब देखो बच्चे, जलसा को अगर एक साथ लिखो, देखो ऐसे समझिए जलसा। अब इस जलसा का मतलब बच्चे देखो ये आता है आपका जलसा। वैसे जुलूस का मीन्स बच्चे मुस्लिम का एक त्यौहार होता है, मुस्लिम में जो मजमा निकलता है उसको जुलूस कहते हैं। पंजाबियों में बच्चे जो जलसा जुलूस होता है उसको जलसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाबी भाई बहन जो निकालते हैं उनका जो त्यौहार होता है एक तरीके से जलसा कहते हैं ना। आज जलसा निकला हुआ है, सारे जो है सिख एक जगह एकत्र हुए हैं बच्चे। तो क्या होता है? जलसा। तो जलसा मीन्स त्यौहार के लिए बच्चे। अच्छा, इस जलसा का मतलब जल जैसा, और ये जलसा का मीन्स होता है त्यौहार या आंदोलन या भीड़ के रूप में भी आता है। और इसी जलसा को आप ऐसे लिख देते हो त्यौहार आंदोलन, एक जलसा मीन्स आंदोलन हो गया। तो बच्चे जलसा मीन्स कहते हैं ना गंगा जल सा निर्मल कोई जल नहीं है। तो यहाँ तुलना की बात की जा रही है। और भी जैसे हम शब्द ले लें आप बच्चे, जैसे सिरका की बात कर लो, सिरका की ही बात कर लो, ठीक है। सिरका जानते हो, कभी कभार आप कहते हो सिरका बहुत खट्टा है, आप कहते हो कि सिरका बहुत खट्टा है, या गन्ने का सिरका बहुत खट्टा होता है बच्चों, ठीक है ना। तो वो सिरका खाने वाला। और एक कहते हो ना आप बच्चों को पढ़ाकर हमारे सिर का दर्द हल्का हो जाता है, सिर का दर्द। अब यहाँ क्या हो गया बच्चे? सिर मतलब सर, सर की बात कर, सर का दर्द हल्का हो जाता है। और कई बार आप देखते हो कोचिंग में आते हो और झोला लेके आते हो केंकड़ा भाई की तरह, और आके कहते हो ऐसे ऐसे आके तनिक सिरका हो। तनिक सिरका मतलब तनिक खिसका। क्या कहते हैं बच्चे? सिरका मतलब खिसका की बात कर रहे हैं। सिरका यानी कि बच्चे खिसकना की बात कर रहे हो। तो आप देख रहे हो शब्द वही है, थोड़े से अंतर की बात कर रहे हैं और अर्थ बदल जा रहा है, वाक्य प्रयोग बच्चे बदल जा रहा है। यही क्या है? आपका संगम है बच्चे। समझ पाए क्या? इनकी जानकारी अगर आपको पता रहेगा तो ये आगे चल करके आपको बच्चों बहुत काम करेगा। बोलो, बातें क्लियर है? अच्छा, ये तो हमने बात कर लिया आपसे स्वराघात, बलाघात, अनुतान, संगम पर। अब इसके बाद हिंदी में कुछ अतिरिक्त वर्ण होते हैं बच्चे, उन अतिरिक्त वर्णों पर भी और चर्चा कर लेते हैं। हिंदी में कुछ अतिरिक्त वर्ण ध्वनियां, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा होने जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हिंदी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त वर्ण ध्वनियां भी होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, आओ उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे जो हिंदी में अतिरिक्त ध्वनियां हैं ये दो प्रकार से हैं। कितने प्रकार से हैं विद्यार्थियों? इनका प्रयोग अगर हम देखें तो ये दो प्रकार से प्रयोग होती हैं। हिंदी में अतिरिक्त ध्वनियां दो प्रकार से प्रयोग होती हैं बच्चे। एक तो होता है बच्चों परंपरागत और दूसरी होती है अपरंपरागत। एक होता है बच्चों परंपरागत और एक होता है अपरंपरागत। परंपरागत का मीन्स होता है जो प्राचीन परंपराओं से चली आ रही हैं, और अपरंपरागत का मीन्स होता है विद्यार्थियों
जो हमारी वर्ण ध्वनियाँ आती हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो आपके माहेश्वर सूत्र में भी नहीं हैं, जिनका प्रयोग हम करते हैं, कहाँ से आ गई, बाहर से आई विदेशी ध्वनि, एक तरीके से गृहीत ध्वनि कह सकते हैं या नवीन विकसित ध्वनियाँ, उनको हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए इसके अंतर्गत जैसे माहेश्वर सूत्र की बात करें, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आ ई ऊण री ली क ए औंग ए औ छ हैवरट लड़ एमगलम जभई गढ़धस जब गढ़धस खप छटत चटतौ कपय ससर हल। अब इनके अलावा जो अलग से ध्वनियाँ आ गई बच्चे, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके वर्णमाला में प्रयोग होती हैं। जैसे परंपरागत ध्वनियों की अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत 4 प्रकार की ध्वनि आती हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसे एक तो हो गया अनुस्वार। क्या हो गया बच्चे? अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब आपको पता है अन, और दूसरा हो गया बच्चों विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग तो हमने आपको बच्चे पीछे ही सिखा दिया। आपने देखा कि अनुस्वार एवं विसर्ग का प्रयोग किस तरीके से होता है, ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा कर ही लिया है। फिर इसी में आता है बच्चों आपका संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर की अगर बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो हम संयुक्ताक्षर की संख्या 4 है। कौन कौन से 4 हैं? छ त्र ज्ञ और स्रा, छ त्र ज्ञ और स्रा। इन वर्णों पर भी हम ऑलरेडी पिछली क्लास में इस पर चर्चा कर चुके हैं विद्यार्थियों। और इसमें जो चौथा वर्ण आता है बच्चों, वह होता है हलंत। हल, हल चिन्ह जिसको कहते हो बच्चे। विद्यार्थियों जरा याद करो, गुरुजी ने आप बच्चों को एक बात बताई थी हमने शुरुआत की क्लास में, जो है इसी वर्ण विचार के अंतर्गत, कि अकारांत आन पूर्वी अंत क्रम में जो आ होता है, कई बार हम उसका उच्चारण करते समय उच्चारण नहीं करते हैं। वो समय आ चुका है जान लेने का। बहुत अच्छे से जानोगे जब हम वर्तनी शुद्धि पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ भी उस बात को सीखेंगे, उस बात को जानने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। थोड़ी सी चर्चा हम हलंत पर यानी हल चिन्ह पर करेंगे बच्चों। देखो हलंत या हल चिन्ह में होता क्या है, कहाँ पर हलंत लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों। देखिए हलंत संबंधी अशुद्धि, हलंत यानी कि ये हो गया आपका हल चिन्ह। एक बात जरा सीखना प्यारे बच्चों, हलंत का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण, किसी शब्द का अंतिम वर्ण अकारांत यानी आ से युक्त हो, आ से युक्त हो, कई बार ऐसे वर्णों का उच्चारण, ऐसे वर्णों के उच्चारण, ऐसे वर्णों के उच्चारण में आ का उच्चारण नहीं होता, नहीं होता। वहाँ हलंत यानी कि हल चिन्ह, यानी कि हलंत बच्चे क्या हो गया, हल चिन्ह लगा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हल चिन्ह लगा देते हैं। यानी जहां आ का उच्चारण नहीं होगा बच्चे, वहां हलंत चिन्ह लगा देंगे। जैसे कुछ शब्दों पर मैं आपसे विद्यार्थियों चर्चा करूं, अशुद्धि और शुद्धि के अंतर्गत कई बार बच्चे यहाँ एक तरफ अशुद्ध और दूसरी तरफ लिखते हैं शुद्ध शब्द, जिसमें अक्सर गलती हो जाती है विद्यार्थियों से
अशुद्ध और शुद्ध को देखने में कि कौन सा शुद्ध है और वास्तव में क्या कारण है, क्या इनको रटना ही पड़ता है क्या, आज ये भी सीखेंगे। रटना नहीं है बच्चा, केवल और केवल सीखना है, उच्चारण शुद्ध करना है, बस बात खत्म हो जाएगी। कई बार हमें लगता है कि नहीं हलंत होगा, जैसे आओ उच्चारण, सारा खेला सिर्फ उच्चारण का है। वर्तनी पर चर्चा होगी तो और अच्छे से आप वर्ण विचार को क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हम बहुत सी बातों को सीख लेंगे। जैसे संसद, आप उच्चारण करके देखो मेरे साथ, संसद, 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 संसद। आ देखो अपने आप आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, बस इतना देखो। संसद, 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 द आ रहा है नहीं, छुप तो रहा है, छुपने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन फिर भी आ जा रहा है बच्चों, यानी हलंत नहीं होगा। यानी कि यहां क्या हो जाएगा बच्चे, संसद, ये हो जाएगा संसद, आ का उच्चारण हो जाएगा। भगवान, 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 न न न, कंठ पकड़ रहा है कि नहीं, कंठ, यानी बच्चे ये हो जाता है भगवान। फिर कहते हैं महान, कहते हैं बड़ा महान है, महान, महान, न न, आ रहा है कि नहीं बच्चे, महान। विद्वान, विद्वान, कहते हैं बड़ा विद्वान आदमी है, कैसा है, विद्वान, विद्वान, न न न, देखो मुख खुल रहा है कि नहीं, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ आ रहा है बच्चा, तो क्या हो जाएगा, विद्वान। देखो ये विद्वान, ये हो जाएगा बच्चों। और इसी ध्वनि को, क्योंकि वर्ण ये गोलक वर्ण है, गोलक वर्ण को स्वर रहित नहीं लिखना चाहिए, शुद्धतम रूप में लिखने का मतलब ये सही है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। जो आधा, ये आधा है, इसको पूरा लिख दो, ये जो पूरा है इसको आधा, वाह पूरा है, पूरा लिख, आधा कर दो, और बड़ा की मात्रा, बड़ा की मात्रा लगा ऐसे लिख दो, ये क्या हो जाएगा, विद्वान। ये ज़्यादा परफेक्ट माना जाएगा बच्चों, इसे ज़्यादा शुद्ध माना जाएगा। दोनों सही है, आशा यही है, लेकिन ये से लिखना चाहिए। अब जैसे देखो कुछ ध्वनियों का उच्चारण करके देखो जिसमें आ का उच्चारण ही नहीं होगा। परिषद, देखो उच्चारण करो जरा, परिषद, 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 देखो जीवा तुरंत रुक जा रही, परिषद, परिषद, संसद, संसद, उसमें देखो संसद, लेकिन परिषद, परिषद, इसमें मुख नहीं खुला है बच्चे, वहां खुल रहा है, संसद, 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 लेकिन इसमें परिषद, परिषद पर ही देखो मुख बंद होने का प्रयास कर लेता है बच्चों, इसलिए यहां पर आपका ऐसे नहीं, कैसे हो जाएगा, परिषद, ये होगा परिषद। षड्यंत्र, क्योंकि बच्चों डा का प्रयोग आप आधा इसे करेंगे, इसको आधा करने के लिए हलंत लगाएंगे, हलंत कभी ऐसा लग ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ये डा को आप, अच्छा पहली चीज तो उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होगा, ये डा होगा, फिर आधा लिखोगे बच्चे, फिर ये बिंदी लगाओगे, षड्यंत्र। तो बात वही आई कि गोलक वर्ण को स्वर रहित नहीं किया जा सकता। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे, आप इसको आप पूरा लिखोगे, और ये जो या आपका आधा है, पूरा है, इसी को आप इसमें मिला के ये लिख दोगे आधा, और बिंदी लगाओगे, ये लिख दोगे षड्यंत्र, आपका ये ज़्यादा शुद्ध माना जाएगा बच्चों। बातें क्लियर है क्या? इधर देखो, पृथक, 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 उच्चारण करके देख लीजिए, आप खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा, पृथक, ये हो जाएगा बच्चों, पृथक। फिर इधर देखिए, ताड़ित, 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 भाषाविद, भाषाविद, महत, महत, वृहद, वृहद, बृहत, बृहत, पश्चात, पश्चात, अकस्मात, जैसे किंचित, किंचित, भविष्यत, देखते हो आप भविष्य वैसे लिखते हो, लेकिन इसमें हमने कई बार बताया बच्चों, भविष्यत, वणिक,
वणिक आयुष सम्यक वरन साक्षात वही का आ जाता है इसमें, साक्षात अर्थात, इसको तो आप बचपन से सही लिख रहे होगे, मान लो कुछ वर्ड आपको याद है, अर्थात अकस्मात यावत विपद आपद तिर्यक क्या हो जाएगा बच्चों? तिर्यक हो जाएगा। बातें क्लियर हैं? तो देखो, साक्षात, किंचित, भविष्यत, वणिक, तो देखो बच्चों, किंचित भविष्यत लिख उठा है यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ये ई की मात्रा बढ़ गई है, इसको हटा लेते हैं। क्या हो जाएगा? भविष्यत, वणिक, आयुष, सम्यक, वरन, साक्षात, अर्थात, अकस्मात, यावत, विपद, आपद और तिर्यक। अब चाहो तो यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध क्योंकि लिखा है तो इसलिए ऊपर हेडिंग डाल लो, नहीं तो भूल जाओगे कि किसमें क्या लिखा है, इसलिए भी यहाँ ये आपका हो जाएगा अशुद्ध शब्द और ये हो जाएगा इधर शुद्ध, और इधर भी बच्चे आपका हो जाएगा अशुद्ध और ये हो जाएगा बच्चों शुद्ध। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक बात जरा ध्यान दो, ये तो बातें हमने कर लिया, यहां तक हमने बात किस पर किया? अभी हलंत यानी कि हल चिन्ह पर चर्चा किया। अभी भूल मत जाना, हम बात किस पर कर रहे थे? हिंदी में कुछ अतिरिक्त ध्वनियों में, जिसमें हम परंपरागत वर्ण ध्वनि के अंतर्गत चर्चा किए बच्चे। अनुस्वार क्योंकि पीछे की क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, विसर्ग पढ़ा चुका हूँ, संयुक्ताक्षर पढ़ा चुका हूँ, हलंत पर कुछ बिंदु बचा था जिन पर हमने आपसे बच्चों चर्चा कर लिया। तो परंपरागत रूप से जो वर्ण ध्वनियाँ थी इन पर तो चर्चा हो गई बच्चे। अब दूसरा आता है अपरंपरागत रूप से ध्वनियों की बात करें। देखो बच्चों, जो अपरंपरागत रूप से ध्वनियाँ आई ना, यह भी दो खंडों में विभक्त हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अपरंपरागत रूप से जो ध्वनियाँ हैं यह भी विद्यार्थियों दो खंडों में डिवाइड होती हैं। एक तो होता है गृहीत वर्ण। क्या होता है बच्चे? गृहीत वर्ण। गृहीत को ही बच्चों मेहमान ध्वनि भी कहा जाता है, मेहमान ध्वनि भी कहा जाता है। इसी को बच्चे आगत वर्ण भी कहा जाता है, और इसी को गृहीत वर्ण, मेहमान वर्ण, आगत वर्ण, अतिथि वर्ण, जो मन में आए तो कह लो। और अपरंपरागत रूप से जब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें बात करते हैं नवीन विकसित ध्वनियों की। नवीन विकसित ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ बच्चे? नवीन विकसित ध्वनियाँ। तो देखो, गृहीत या मेहमान या आगत वर्ण और इसके बाद बच्चे नवीन विकसित ध्वनियों की अगर चर्चा करें, वैसे मूल रूप से जब गृहीत, मेहमान या आगत वर्णों की संख्या पूछी जाती है विद्यार्थियों, तो वहाँ पर हम 4 वर्णों की बात करते हैं, जिसमें कि इसको भी 2 डिवीज़न की बात कर दें। अगर इसको भी डिवीज़न करें तो 2 डिवीज़न में बांट दिया जाता है। एक में बच्चे हम पढ़ते हैं आगत स्वर। क्या पढ़ते हैं? एक में पढ़ते हैं आगत स्वर और एक में पढ़ते हैं बच्चों आगत व्यंजन। आगत स्वर या आगत व्यंजन। अब यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गृहीत या मेहमान या आगत स्वर, गृहीत, मेहमान या आगत व्यंजन, किसी भी तरीके से प्रश्न आए आप बच्चों को बता लेना है। अब बच्चे यहाँ पर जो बात ध्यान देनी होती उस बात को जरा समझो। अगर हम आपसे ये कहें कि आगत वर्ण जरा बताइए गुरुजी कौन कौन से हैं, आगत स्वर कौन से हैं और आगत व्यंजन कौन से हैं, इनकी बातें करी प्यारे विद्यार्थियों। और
तो और कुल मिलाकर के अगर इनकी संख्या की बात करें प्यारे बच्चों, तो देखो कई सारे तरीके से प्रश्न बन जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आगत स्वरों की संख्या 1 होती है और आगत व्यंजनों की संख्या विद्यार्थियों 3 होती है। मूल रूप से जब आगत व्यंजन या आगत स्वर की बात की जाती है तो उसमें तो ये बातें होती हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर जो ध्यान देनी है बच्चे, अगर हम आगत स्वर की बात करें तो आपका आ जाता है, और आगत व्यंजन की बात करें तो इसके अंतर्गत ख, ज और फे की बात की जाती है बच्चे। ख, ज और फे की बात की जाती है। अब इन्हीं को जोड़ करके इनकी संख्या बताई जाती है कि कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन बच्चे ध्यान देने वाली क्या बात है, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के अनुसार प्रश्न बनता है बच्चों, बना भी है कई बार, शिव प्रसाद सिंह जिनको की उपाधि दी गई थी सितारे अहिंद की। सितारे अहिंद के अनुसार जब बातें की जाती बच्चे तो नुक्ता वर्णों की संख्या 5 हो जाती है। यही खैज फैज देख रहे हो, इनको नुक्ता वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 5 हो जाती है। इसमें 2 वर्ण और जुड़ जाते हैं इन्हीं 3 के अंतर्गत बच्चे। इसी 3 में 2 और भी ध्वनियां जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी? क और ग। क और ग को जोड़ करके बच्चे इनकी संख्या क्या हो जाती है, तो क और ग जोड़ करके इनकी संख्या बच्चे 5 हो जाती है। बातें क्लियर है? चलिए बच्चे, कुछ ज़रूरी काम की वजह से कुछ क्लास रोक दिया था। आओ बच्चों, तो हम बातें क्या कर रहे थे, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे अहिंद के अनुसार अगर प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों तो आपको संख्या कितनी बतानी है, तो राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के अनुसार जो संख्या होगी वह 5 होगी बच्चों। कितनी होगी? 5 होगी। अच्छा, इसके बाद प्रश्न उठता है बच्चों नवीन विकसित ध्वनियों की। किसकी बात की जाती है?
नवीन विकसित ध्वनियों की अगर बातें करें, देखो इन पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं प्यारे बच्चों। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी होगी तो आपको देखना चाहिए, पीछे की क्लास में हमने इन पर बहुत बखूबी चर्चा किया है नुक्ता वर्ण को लेकर के। बाकी हम अभी सेशन के ही दौरान थोड़ी बहुत चर्चा उस पर भी कर देंगे विद्यार्थियों। अब देखो नवीन विकसित ध्वनियों की अगर बच्चे बातें किया जाए, अब इस पर ध्यान दीजिएगा, नवीन विकसित ध्वनियों की बच्चे देखिए, नवीन विकसित ध्वनियों के अंतर्गत दो प्रकार के वर्ण ध्वनियां आती हैं बच्चे। दो ध्वनियां कौन कौन सी आती हैं? अड़े और अढ़े, अड़े और अढ़े। नवीन विकसित ध्वनि के अंतर्गत बच्चे दो ध्वनि आती हैं, अड़े और अढ़े। तो अब देखो अड़े और अढ़े पर किस तरीके से प्रश्न बनेगा उसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे बच्चों, नवीन विकसित ध्वनियों के अंतर्गत। अच्छा, एक बात ये, दूसरी चीज सीखिएगा, इन पर तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर देंगे और लास्ट में पहले इस पर चर्चा हो जाए, फिर नवीन विकसित ध्वनियों पर भी बच्चों चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। एक ठीक है। तो देखो नवीन विकसित ध्वनियों में जो अड़े और अढ़े है, यानी उन पर हम चर्चा स्पेशली करेंगे बच्चों। तो देखो इनको पहले तो आप ये जानो कि अड़े और अढ़े की बात किया जाए, अड़े और अढ़े ध्वनि जो है ये इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, या इसी को बच्चे द्विगुण वर्ण भी बोला जाता है, या इसी को बच्चे द्विपृष्ठ, क्या बोला जाता है? द्विपृष्ठ ध्वनि भी बोला जाता है बच्चों। उत्क्षिप्त या द्विगुण या द्विपृष्ठ, या इसी को प्यारे बच्चे आप देखोगे उछला हुआ वर्ण भी बोला जाता है, उछला हुआ वर्ण भी बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों। उछला हुआ या फेंका हुआ व्यंजन ध्वनि भी बोला जाता है। अब अड़े और अढ़े की देखो दिक्कत कहाँ होती है। अड़े और अढ़े ड और ढ की तरह समानता होता है। ड वर्ण जो होता है ट ठ ड, ट वर्ग का तीसरा वर्ण अड़े जिसको आप बोलते हो, ढ टा वर्ग का चौथा वर्ण है प्यारे बच्चों। अब देखो इनके प्रयोग में बहुत सारी सावधानी बरतनी होती है, जिसमें अक्सर देखते हो कि गलती हो जाता है अगर हम बात करें, क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन से कभी भी किसी नए शब्द का निर्माण नहीं होता बच्चे। पहले तो कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर ले, ध्यान दो। उत्क्षिप्त व्यंजनों से किसी, अगर बच्चे हम बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो बच्चे ध्यान देना, उत्क्षिप्त व्यंजनों से किसी नए शब्द का निर्माण नहीं होता। किसी नए शब्द का निर्माण नहीं होता। नहीं होता है। अब बच्चे ध्यान दो, जब उत्क्षिप्त वर्णों से किसी नए वर्ण का निर्माण नहीं होगा, जैसे मैं, तो वहां पर क्या होगा? ड या ढा का ही प्रयोग होगा। जैसे आपको कहा जाए, जैसे डा ढक्कन लिखता हूं, जैसे मान लो ढक्कन। अब ऐसे ना लिख करके अगर बिंदी लगा दिया तो ये बात क्या हो जाएगी बच्चे? गलत होगा। यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर ढा का प्रयोग होगा बच्चे, ढक्कन। अब जैसे मैं बात कर लूँ, मान लो ढोल, ऐसे कर दिया जाए बच्चे ढोल, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा बच्चे, ढोल आपका होगा, क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन तो हो ही नहीं सकता, तो आप लिखेंगे कहाँ से बच्चों? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या होता है, कई बार हम दाढ़ी की बात करते हैं, क्या करते हैं? दाढ़ी या दाढ़ी लिख देते हैं। इसको छोड़िए, जैसे मान लीजिए हमने कल को कहा कि डमरू होता है, तो हमने क्या कर दिया? अड़मरू लिख दिया, मान लो डमरू। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा बच्चों, यहाँ डा का प्रयोग होगा, ये डमरू हो जाएगा। अच्छा, तो उत्क्षिप्त व्यंजन से किसी नए शब्द का निर्माण नहीं होता है, आपने देखा। दूसरी बात अगर बच्चे किया जाए,
उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं इनका प्रयोग शब्द के मध्य में व अंत में होता है। ध्यान देना बच्चों, उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग, उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द के मध्य व, शब्द के मध्य व अंत में होता है। शब्द के मध्य व अंत में होता है। कहाँ होता है बच्चों? उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द के मध्य व अंत में होता है। फॉर एग्जाम्पल के तहत जैसे आपसे कहा जाए बच्चों कढ़ी, ये देखो वाक्य के मध्य में आ रहा है, ठीक है। और कहा जाए कि कड़क, कड़ाकेदार ठंडी है, कड़क, ठीक है। और आपसे कहा जाए कढ़ी, कड़क, और आपसे जैसे कह दिया जाए कि कड़क, कढ़ी, लड़ाई, लड़ाई, पढ़ाई इत्यादि बच्चे आप देख पा रहे हो। यानी एक बात यहाँ से ये सीखने को मिल रहा है कि उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द के मध्य व अंत में होता है, लेकिन पहले की अगर बात करोगे बच्चे तो पहले इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो बच जाती है बच्चों, अनुनासिक व अनुस्वार के साथ। अगर मान लीजिए कोई वर्ड है अनुनासिक, अनुनासिक है या फिर अनुनासिक के अलावा बच्चों अनुस्वार ही क्यों ना हो, उनके साथ उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम यही हो जाता है बच्चों। यानी ऐसे लिख लो कि अनुस्वार एवं अनुनासिक, अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार का मतलब बच्चे ऐसे ब्रैकेट में लिख लो मात्रा अन, एवं अनुनासिक, अनुनासिक के साथ, अनुनासिक के साथ उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता बच्चों, नहीं होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जैसे आपसे बच्चे कहा जाए, हमने कहा कि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग उत्क्षिप्त व्यंजन के साथ नहीं होता। जैसे एक प्रश्न की बात मैं आपसे कहूँ, जैसे मेढक को लेकर के आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि ये मेढक सही है क्या, ये बच्चे गलत है। अगर ऊपर अनुनासिक का प्रयोग या अनुस्वार का प्रयोग होगा बच्चे, ध्यान देना, शिरोरेखा के ऊपर यदि अनुनासिक या अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पर बिंदी लग गई तो यहाँ पर कभी बिंदी हो नहीं सकता। ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, ये मेढक इस तरीके से शुद्ध माना जाएगा। जैसे आपसे बच्चों मैंने कहा कि दंड, ऊपर बिंदी लग गई तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते, ये क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ऊपर, ऊपर का मतलब सिरोरेखा, और सिरोरेखा क्या है, कौन सी रेखा क्या है, तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो प्यारे बच्चों। तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो इस बात को ध्यान से समझना। तो यहाँ ये नहीं होगा बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा आपका दंड, ये वाला सही हो जाएगा। जैसे इसके अलावा और भी उदाहरण ले लें, ढूंढना, ढूंढना, बहुत बार ऐसी शब्द हम लिख लेंगे बच्चों। ढूंढना ये आपका गलत हो जाएगा। अगर बच्चे ऊपर अनुनासिक का प्रयोग या अनुस्वार का प्रयोग हो गया तो कभी भी नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी आपका क्या होगा बच्चों, अब यहाँ बिंदी नहीं लगाएंगे, अढ़ना, यानी ये सही होगा बच्चों, ये ढूंढना होगा। लेकिन हम कई बार ऐसे ही गलती कर बैठते हैं और आते हुए शब्दों को भी इसी तरीके से लिखते हैं।
कुछ अपवाद भी हैं, जैसे इनके अलावा कुछ अपवाद की बात करें, जैसे इनके अलावा अपवाद बहुत कम वैसे अपवाद आपको देखने के पड़े मिलेंगे, जैसे सूण। अब बच्चे देखो सूण यहां पर भी प्रयोग, यहां पर भी प्रयोग हो रहा है। जैसे मुड़ेर, मुड़ेर की बात किया जाए, मुंडेर, मुड़ेर कहते हैं बड़ा मुड़ेर आदमी है, मुड़ेर। तो देखो ये शब्द और ये शब्द अपवाद है बच्चे की, इसमें चंद्र बिंदु के साथ भी बिंदी प्रयोग हो रहा है, अदरवाइज प्रयोग नहीं होता। बातें क्लियर है क्या मेरे साथियों? फटाक से बताओ एक बार सभी बच्चे थंब का निशान देके, चीजें समझ में आ रही हैं क्या बच्चों? तो देखो इन पर हमने चर्चा की है, एक बिंदु पर और चर्चा कर देते हैं विशेष रूप से, बस लास्ट पॉइंट आज के सेशन का विशेष पॉइंट बच्चे। जब भी हम बात करते हैं बिंदी की, चार बिंदी, एक ऊपर, एक पीछे, एक नीचे और एक आगे होती है। इसको संक्षिप्त में समझेंगे आगे, इसकी अगली क्लास में इस पर विधिवत चर्चा होगी। जो ऊपर वाली बिंदी है बच्चों, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार वैसे तीन प्रकार का होता है, एक में बिंदी लगता है, एक में चंद्र बिंदु लगता है और एक में आप अर्ध चंद्र बिंदु की बात करते हो। तो तीन प्रकार के अनुस्वार होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और ये अनुनासिक जो पीछे वाले वर्ण की बात की जा रही बच्चों, इसको हम पंचमाक्षर की बात करते हैं। और पंचमाक्षर में एक वर्ण ध्वनि है जिसके पीछे बिंदी लगती है, वो अंगा है। और जो ये नीचे वाली ध्वनि है बच्चे, इसी को उत्क्षिप्त ध्वनि या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसी को बच्चे आप क्या कहते हो? इसी को कई बार ताड़न जात क्या है ये भी पूछा जाता है, इसी को ताड़न जात वर्ण भी कहा जाता है। इसी को बच्चे द्विपृष्ठ, इसी को द्विपृष्ठ भी कहा जाता है। इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्या? द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या दो है। कौन कौन सी दो हैं? अड़ और अढ़ हमने विधिवत चर्चा अभी आपसे कर ही दिया बच्चों। और ये जो आगे वाला वर्ण है बच्चे, इसको नुक्ता वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण? नुक्ता चिन्ह कहते हैं। और इसी को हम बोलते हैं, नुक्ता को ही प्यारे विद्यार्थियों बोला जाता है अरबी फारसी वाले वर्ण, अरबी फारसी वाले वर्ण। और इनकी संख्या वर्तमान में 5 बताई जा रही है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार। कौन कौन से? कै, खे, गे, जय, कै, खे, गे, जय और फे। कै, खे, गे, जय और फे की बात किया जाए बच्चे, जैसे ताक, ताक, खाना, खाना, बाग, बाग, सजा, सजा, फन, फन। तो अर्थ भी विशेष रूप से बच्चों बदल जाता है। आशा करता हूं और उम्मीद है मेरे विद्यार्थियों कि आपको सेशन से बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार हम चर्चा करते हैं आज क्या क्या पढ़ा है। स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहें ले लें। हम चाहेंगे टेक्नीशियन साहब एक बार इसको जो है पैनल को स्विच करें, जैसे कि बच्चे अच्छे से चीज़ों को देख सकें। तो बच्चे देखो हमने क्या क्या आज चर्चा में लाया है उसको देख लेते हैं। आप बच्चे तो देख रहे हैं बलाघात एवं स्वराघात पर चर्चा किया। फिर इसके बाद हमने चर्चा किया अनुतान क्या है। फिर हमने चर्चा किया संगम पर बच्चों। फिर हिंदी में कुछ अतिरिक्त वर्ण ध्वनियाँ जिसमें परंपरागत और अपरंपरागत वर्ण ध्वनियों पर हमने विधिवत चर्चा किया बच्चों। फिर इसके बाद हलंत क्या है चर्चा हुआ। शुद्ध अशुद्ध कैसे आपने देखा कि हलंत संबंधी अशुद्धि होती है, इन पर भी हमने बातें कर लिया आप बच्चों से। साथ ही साथ अड़ और अढ़ उत्क्षिप्त या द्विगुण या द्विपृष्ठ या उछला हुआ वर्ण को ही हमने बताया कि इसी को बच्चे ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ताड़न जात भी कहते हैं, पीछे हमने बता दिया। तो इस पर हमने चर्चा कर दिया बच्चों। फिर ताड़न जात के बाद अगर देखेंगे तो आपने देखा कि उत्क्षिप्त व्यंजनों में मध्य में प्रयोग होता है, इनके प्रयोग पर चर्चा किया। और प्रयोग के बाद हमने फिर आपसे कुछ विशेष बिंदु पर चर्चा करते हुए बातें किया। आशा करता हूं और उम्मीद है कि बच्चों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि दिवाली अभी बीते कई दिन नहीं हुए हैं, भी बहुत 1-2 दिन पहले ही दिवाली बीती है। तो दिवाली का जो ऑफ़र चल रहा है वह ऑफ़र चल रहा है बच्चों। दिवाली महा ऑफ़र आज आखिरी दिन है बच्चे। तो आखिरी दिन का आपको फ़ायदा उठाना है। अप टू 90% डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध कराई जा रही है। 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो देर किस बात की, गूगल प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर जा कर के आप डाउनलोड करें और चीज़ों को और बेहतर से वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी विद्यार्थियों। ठीक है,
आशा करता हूं और उम्मीद है कि प्यारे प्यारे बच्चों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे से आप सभी पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारा सहयोग भी आप बच्चे दे रहे हैं। आप बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे से डिलीवर्ड हो, लगातार क्लासेस होती बच्ची, इसलिए बहुत ज़्यादा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को बच्चे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखा करिए लास्ट के सेशन के अंत में। इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चा कितना सेटिस्फाइड है। तो जो बच्चे बाद में भी देखते हो, एक कमेंट ज़रूर प्यारा सा लिखा करो, क्योंकि जब कभी टाइम मिलता है तो क्लास में आने से पूर्व मैं सोचता हूँ एक बार कि कमेंट आपके ज़रूर वॉच करके जाऊँ कि बच्चा क्या कुछ कमियाँ रह गई हो तो उनको सुधारूँ, बच्चे को कहाँ दिक्कत रह गई उन्हें सुधारूँ। तो हर एक बिंदुओं पर बहुत अच्छे तरीके से मैं सोच समझ करके आपके प्रश्नों को ले करके आपके बीच में हाजिर होता हूं। इसलिए प्यारा भरा कमेंट जरूर लिखा करिए, ठीक है ना। बाकी तो वीडियो लाइक करिए। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास, जो अभी तो ये आपको पता है अल्टरनेट क्लासेस जो चल रही हैं उन्हीं बिंदुओं के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करने का आप बच्चों से लेते हैं इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंतिम तक बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।